भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री श्यामजी जाजू और मंच पर उपस्थित श्री सुरेश प्रभु जी और स्थान स्थान पर जो हमारे अन्य नेतागण उपस्थित हैं, श्री सुभाष जी भांवरे, श्री गिरीश जी महाजन, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं संभवतः जय कुमार जी रावल, एवं इस सभा में मौजूद मेरे सभी उत्तर महाराष्ट्र के सम्मानित बहनों एवं भाई। और उत्तर महाराष्ट्र के आप सभी बहनों भाइयों से लंबे अरसे के बाद मेरा मिलना हो रहा है, इसलिए सबसे पहले मैं अपनी तरफ से शीश झुकाकर उत्तर महाराष्ट्र के सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। उत्तर महाराष्ट्र के प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो, चाहे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव रहा हो, बहनों भाइयों, आपने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानकर भरपूर समर्थन देने का काम किया है, इसलिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी के नेतृत्व में आपने सरकार बनाई, देश की जनता की अपेक्षाएं बहुत बड़ी थी और लोग कभी कभी यह भी आशंका व्यक्त करते थे, और विशेष रूप से दूसरे दल के लोग आशंका व्यक्त करते थे, क्या नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की सरकार 5 वर्षों में हिंदुस्तान की जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा कर पाएगी कि ये नहीं कर पाएगी। लेकिन 2014 के बाद 5 वर्षों का समय गुजर जाने के बाद जब पुनः लोकसभा के चुनाव हुए, तो बहनों भाइयों, उत्तर महाराष्ट्र ने ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के कामकाज पर अपनी पक्की मुहर लगा दी और 2014 से भी अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाकर भारत की संसद में भेजा। आपने पुनः भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे नरेंद्र भाई मोदी के प्रति आपने अपना विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन जो आपकी अपेक्षाएं थी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम सभी उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाकर जितनी कोशिश हो सकती है, हमारी सरकार ने यह कोशिश की है। और इस सच्चाई को केवल उत्तर महाराष्ट्र अथवा महाराष्ट्र नहीं है, बल्कि सारा भारत और सारी दुनिया स्वीकार करती है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। इस हकीकत को सभी स्वीकार करते हैं, सभी मानते हैं। और इतना ही नहीं, यह भी मानते हैं कि आर्थिक दृष्टि से भी 2013 में जो भारत की आर्थिक स्थिति थी, वह 2019 आते आते भारत की आर्थिक स्थिति में बेहद सुधार हुआ है। और जो भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 2013 में जब कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, उस समय दुनिया के देशों में 9वें स्थान पर था, वह हम लोगों ने अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस भारत को लाकर 2019 आते आते दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था, सभी इस हकीकत को स्वीकार करते हैं, विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, विश्व की सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि इस समय किसी देश की है तो वह भारत की है। इस सच्चाई को सभी स्वीकार करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, जब हमारा भारत इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था और 2019 के बाद जो सरकार बनी, हम लोगों की यह कल्पना ही नहीं, हम लोगों का यह संकल्प था कि हम भारत को केवल अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से दुनिया के 5 देशों में ही नहीं रखना चाहते, बल्कि हमारी कोशिश तो यह है
कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 3 देशों में आकर खड़ी हो जाए। सबसे बड़ी बाधा उसी बीच पैदा हुई, कोविड-19। इसे हम बोलचाल की भाषा में कोरोना कहकर पुकारते। कोरोना यह वैश्विक महामारी है। दुनिया के अधिकांश देश इस वैश्विक महामारी से प्रभावित हुए हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन कोरोना की इस चुनौती को एक दृढ़ संकल्प के साथ हम लोगों ने भारत में इसे स्वीकार किया और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना पर भी यह भारत निश्चित रूप से विजय प्राप्त करने में कामयाब होगा। यह विश्वास और भरोसा हमारे प्रधानमंत्री ने दिलाया है। दुनिया के अन्य देशों की तरफ यदि नजर उठाकर आप देखें, जो विकसित देश हैं, जिन्हें डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है, चाहे वह यूनाइटेड स्टेट हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे यूके हो, बहुत सारे ऐसे देश हैं वहां पर कोरोना को लेकर किस प्रकार के हालात पैदा हुए हैं। लेकिन भारत में काफी हद तक जो भी कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं उसके परिणाम स्वरूप उस पर काबू पाने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा यदि प्रधानमंत्री ने न की होती तो मैं समझता हूं कि अन्य देशों की तरह भारत में भी बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो जाती। भारत को जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम देखें तो दुनिया में चीन के बाद सबसे बड़ा देश यदि जनसंख्या की दृष्टि कोई है तो भारत है। और इस जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम देखें तो कोरोना से दुनिया के कई देशों से भारत बहुत ही कम प्रभावित हुआ है तो यह वैश्विक महामारी, प्रभावित तो सबको होना है। लेकिन जो सावधानी बरतेगा और जहां की सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं, स्वाभाविक है कि वह देश उससे कम प्रभावित होगा। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जो प्रभावी कदम उठाए हैं उसी का यह परिणाम है कि दुनिया के बहुत सारे विकसित देशों की अपेक्षा हमारा भारत यह कम प्रभावित हो पाया है। यह संकट कितना बड़ा है यह महाराष्ट्र के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र और विशेष रूप से मुंबई कितनी बुरी तरह इससे प्रभावित हुआ है आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। केवल महाराष्ट्र कोरोना के संकट से ही प्रभावित नहीं हुआ है बल्कि एक निसर्ग तूफान का भी संकट महाराष्ट्र की जनता को झेलना पड़ा है। इसके बावजूद मैं महाराष्ट्र की जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं। इन 2 बड़े संकटों के बावजूद महाराष्ट्र की जनता पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। और क्यों न खड़ी हो? क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में जानता हूं कि महाराष्ट्र की धरती यह छत्रपति महाराज शिवाजी की धरती है। शिवाजी जैसे प्रतापी और संकल्पी योद्धा से प्रेरणा लेने का काम महाराष्ट्र की जनता करती है। और मुश्किल क्षणों में अपना रास्ता बनाने की कला यदि किसी को सीखनी होती है तो छत्रपति महाराज शिवाजी के जीवन इतिहास से वह कला सीखते हैं। लेकिन कोरोना को लेकर जिस प्रकार के हालात महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं, सचमुच समस्त देशवासियों के लिए वह एक गंभीर चिंता का विषय है। भारत सरकार का जहां तक प्रश्न है, भारत सरकार इस महाराष्ट्र में पैदा हुई कोरोना की चुनौती को से निपटने के लिए जितना अधिकतम सहयोग हो सकता है वो हमारी सरकार उस मामले में सहयोग कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र में जब कभी मैं टेलीविजन के पर्दे पर देखता हूं कि कोई कोरोना का मरीज टेलीफोन करता है एम्बुलेंस बुलाने के लिए, 16-16 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है तो वह पैदल चलने के लिए मजबूर हो जाता है, तो दिल को बेहद पीड़ा होती है।
कोरोना का पेशेंट पड़ा हुआ हो, तो लगता है कि क्या वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है? क्या इसीलिए महाराष्ट्र में यह सरकार बनी थी? क्या हो रहा है? और बहनों भाइयों, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार अपनी लेकिन फिर भी सरकार को जो भी जरूरत होगी इस संकट से निपटने के लिए, हम पूरी तरह से मदद करने को तैयार हैं। 3 दलों को मिलाकर सरकार बनी है, और जिस सरकार में एक पूर्व मुख्यमंत्री भी हो, वहां के दिग्गज नेता, माने जाने देश के नेता शरद पवार साहब के हाथों में हो, फिर भी यह सरकार इतनी अक्षम और दिशाहीन होगी, इसकी तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। कि ऐसी सरकार जिसकी बागडोर शरद पवार जी जैसे दिग्गज नेता के हाथों में हो, और जिस सरकार में एक मुख्यमंत्री भी मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहा हो, और उस सरकार की ऐसी हालत, और उस राज्य की सरकार के रहते हुए उस राज्य में कोरोना नंबर के मामले में वह राज्य नंबर 1 का एक राज्य बन जाए। यदि देखना है तो महाराष्ट्र के मुकाबले देखिए उत्तर प्रदेश में, देखिए कर्नाटक के बेंगलोर में, वहां की सरकारों ने संक्रमण को किस तरीके से नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की है। क्या यदि मैं यह कहूं कि यह महाराष्ट्र की सरकार की अक्षमता है, तो यह कहना उचित नहीं होगा। लड़ना चाहिए कोरोना से, इस संकट से निजात दिलानी है महाराष्ट्र की जनता को। लेकिन जो इस संकट की घड़ी में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर रहा है सेवा भाव से, मैंने देखा टेलीविजन के ऊपर अभिनेता सोनू सूद, अब उनकी आलोचना की जा रही है, जो कि इस कोरोना के संकट में फंसे हुए मजदूरों की मदद कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भी मजदूरों के लिए किस किस प्रकार की योजनाएं बनाई है, अभी अभी आप लोगों ने यहां पर पर्दे के ऊपर देखा होगा, जिसकी की चर्चा हो रही थी। लगता है कि महाराष्ट्र में सरकार के नाम पर सर्कस हो रहा है। डेवलपमेंट के लिए जिस प्रकार का विजन होना चाहिए सरकार का, उस प्रकार का विजन सरकार के पास नहीं है, नजरिया नहीं है। मेरे बहनों भाइयों, जहां तक उस सरकार का प्रश्न है, मैं क्या क्या कहूं। चुनाव जब लड़ना हुआ विधानसभा का, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन हुआ, गठबंधन चुनाव लड़ी। लेकिन गठबंधन के बाद सत्ता की हविस में भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया गया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं बहनों भाइयों, कि हम धोखा खा सकते हैं लेकिन धोखा कभी दे नहीं सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जनता चाहती थी कि देवेंद्र फडणवीस जी वहां के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनके शासनकाल में विकास का रथ महाराष्ट्र में जितनी तेजी के साथ दौड़ रहा था, उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। लेकिन एक पार्टी जो हमारे साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी, उसका स्वार्थ वह जनभावना पर भारी पड़ गया। विश्वास नहीं होता है मेरे बहनों भाइयों, क्या वही पार्टी है जिसे हमारे पूज्य बाला साहब ठाकरे ने बनाया था। और मैं यही कहना चाहूंगा उस सरकार से कि महाराष्ट्र को इस संकट से निजात दिलाने के लिए जो कुछ भी आप करना चाहेंगे, क्योंकि सीधे केंद्र कुछ नहीं कर सकता है, हम आपकी पूरी तरह से मदद करने को तैयार हैं। और मैं पुनः आपको, महाराष्ट्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोरोना संकट पर हम लोग विजय प्राप्त करके ही रहेंगे मेरे बहनों भाइयों। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं,
जिस भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, उस भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के 4 दशक 40 वर्ष गुजर गए हैं। कई उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे हैं, कई चुनौतियां भी हम लोगों ने झेली हैं। संसद में केवल 2 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी की खिल्ली उड़ाई जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व अब भारत की राजनीति से पूरी तरह से समाप्त हो गया। और लोग कहते थे कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी सुबह नहीं होगी। लेकिन फिर से हमारे नेताओं ने, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने और सारे देश भर के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। और अडवाणी जी एक घटना की चर्चा कभी कभी करते थे, सुनाते थे हम लोगों को कि जब 1984 में 2 सीटों पर जब भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई तो हम लोग भी थोड़ी देर के लिए हतप्रभ थे। तो हम और अटल जी ने तय किया कि हम अब पिक्चर देखने के लिए चलेंगे और एक ही साथ स्कूटर पर बैठकर वह एक सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गए। और वहां पर जो पिक्चर लगी थी, उस पिक्चर का नाम था फिर सुबह होगी। और मेरे बहनों भाइयों, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर सुबह हो गया। यह यदि हुआ है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संकल्प के कारण हुआ है। चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का ही नाम है भारतीय जनता पार्टी। मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, इस हकीकत को हमको समझना चाहिए। वही 1984 जहां पर हमको 2 सीटें प्राप्त हुई थी, आज वही भारतीय जनता पार्टी जिसने 2014 में भी भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया और 2019 में भी 300 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करके पुनः अपनी जो है सरकार बनाई है। यानी 2 से लेकर दोबारा तक की यात्रा हम लोगों ने बड़े शान के साथ अपनी पूरी की है। बहनों भाइयों, हम लोगों के साथ देश की 130 करोड़ की जनशक्ति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा एक नेतृत्व है जो दृढ़ इच्छा शक्ति का धनी है। लेकिन इस कोरोना के संकट में भी जिस तरीके से उन्होंने देश को तैयार किया, लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। जनता कर्फ्यू की घोषणा, जैसे लगा कि सारे देश ने इस जनता कर्फ्यू को अनुशासन पर्व के रूप में लिया। उसके बाद लॉकडाउन की घोषणा, लॉकडाउन को भी जिस तरीके से देश की जनता ने उसका निर्वाह किया है, जिस तरीके से निभाया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और मैं कहना चाहता हूं, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में लोगों ने कहा कि सचमुच यह तो एक चमत्कार का काम किया है। कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ जो कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे हुए थे, उनके सम्मान में दीपक जलाने का प्रधानमंत्री का आह्वान होता है। सारा देश दीपक जलाने के लिए घरों से निकल पड़ता है, आह्वान होता है, तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करने का, थाली बजाकर अभिनंदन करने का। सारा देश जो है आगे निकल पड़ता है। यह सब जो कुछ भी हुआ, यह देश की सामूहिक संकल्प शक्ति नहीं है तो मेरे बहनों भाइयों, विषय में क्या कहूंगा। और कोरोना के संकट को लेकर भारत ने जो तैयारियां की हैं, उसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी प्रशंसा की है। लेकिन हमारी राजनीति विरोधियों को मित्रों रास नहीं आ रही है, जबकि इस हकीकत को देख रहे हैं कि हमारी रिकवरी रेट भी काफी अच्छी है। भले ही हमारी यह रिकवरी रेट अच्छी हो, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं हैं इससे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं
कि हमारी महाराष्ट्र की जो सरकार है कम से कम महाराष्ट्र की ठीक तरीके से वह चिंता करे। लेकिन जब मैं देखता हूं एक जो उसके साझीदार हैं, एक जो पार्टनर है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कहते हैं, राहुल जी कहते हैं हम सरकार में तो शामिल हैं लेकिन हम निर्णय में नहीं शामिल हैं। इसका क्या मतलब होता है? यानी संकट की घड़ी में सीधे अपना पल्लू झाड़ लेना कि सरकार के कामकाज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और बहनों भाइयों, यह कोई नई बात राहुल जी ने कही हो ऐसा नहीं है। कांग्रेस का चरित्र है और उनका शौक है पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी यह उनका शौक है। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। सरकार चला रहे हैं तो कम से कम संकट की घड़ी में तो मिलजुल कर चलाइए। आज एक मंत्री कुछ बोलता है, दूसरे घटक का मंत्री कुछ बोलता है, तीसरे घटक का मंत्री कुछ बोलता है। राजनीति केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं की जाती है। राजनीति यदि की जाती है तो समाज की सेवा करने के लिए राजनीति की जाती है, देश की सेवा करने के लिए राजनीति की जाती है। लेकिन कांग्रेस का चरित्र है। और मित्रों, कांग्रेस पार्टी तो इतनी दिशाहीन हो चुकी है, इतनी डायरेक्शनलेस हो चुकी है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, इस लोकसभा चुनाव में इतनी भी सीटें प्राप्त नहीं हुई कि उन्हें विपक्षी दल की लोकसभा में मान्यता प्राप्त हो सके। इतनी भी सीटें उनको नहीं मिल पाई। लेकिन जो भी सारी परिस्थितियां हैं, इन्हीं परिस्थितियों में हमें आगे का रास्ता ढूंढना है और पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ उसी रास्ते पर हमको अपने कदम आगे बढ़ाते जाना।